अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइज़ू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, स्पेक्ट्रम को और उन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने से पहले। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ EMR। EMR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद सैंपल। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं। कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, यूवी विजिबल रेज, IR रेज। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इन तमाम रेज को, जिनके अभी मैंने कुछ एक का नाम जिनके साथ जो मैंने आपके अभी लिया है आपके सामने, इन सब को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सिंपल और सादा कंसेप्ट ये है कि हमारा जो सैंपल है पहले हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं और फिर हम इन लाइट को उस सैंपल से पास करवाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि हम उस सैंपल का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें। ठीक है जी, हम लाइट को किसी भी सैंपल के सोल्यूशन से पास करवा रहे हैं किस मकसद के लिए कि हम उस सोल्यूशन का एनालिसिस कर सकें, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी। ठीक है, अब इसका मेथड देखते हैं कि वो कैसे होता है। हम कोई भी सोर्स रख देते हैं अपनी सैंपल के सामने। सोर्स आपका हमेशा पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आप यूज करते हो। जाहिर है, जब आप पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हो तो जो सी इमिट होने वाली लाइट होगी वो भी हमारे पास पॉलीक्रोमैटिक होगी। पॉलीक्रोमैटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स का मिक्सचर होती है। ठीक है, अब जो हमारा सैंपल है वो अब जितनी भी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है ना। पॉलीक्रोमैटिक लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब हमारा जो सैंपल है वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेगा जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब लाइट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I0 से, और कुछ हिस्से को वो ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट क्यों करेगा? ये लाइट का वो पार्ट होगा जिसके साथ जिसको हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है और ट्रांसमिटेड लाइट है, इस लाइट के जरिए हम अपने एनालिसिस कर सकते हैं उस सोल्यूशन का। ठीक है जी, तो हमारे पास वो इंटरेक्शन किस टाइप का होगा जब हम लाइट को किसी सैंपल से पास करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के नतीजे में एब्जॉर्बेंस होती है, सैंपल उस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, अब वो इंटरेक्शन किस टाइप का हो सकता है वो डिपेंड करता है हमारे पास आने वाली लाइट के ऊपर। आया वो लाइट यूवी विजिबल है, IR है, कॉस्मिक है, या रेडियो वेव्स है, या एक्स रेज है। ठीक है, जिस टाइप की हमारे पास लाइट होगी हमारे पास इंटरेक्शन जो होगा सैंपल वो उसी टाइप का शो करेगा। इंटरेक्शन से क्या मुराद है? यानी कि आपका जब सैंपल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हो सकता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जाए, हो सकता है उसमें वाइब्रेशनल एक्साइटेशन हो जाए, या मे भी हो सकता है कि उसके अंदर रोटेशनल एक्साइटेशन भी पॉसिबल हो सकती है। अब ये जो इंटरेक्शन है ना, ये जो मैंने अभी आपके सामने जो टाइप्स बताई हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सोर्स है, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, वो किस किस्म की लाइट को इमिट कर रहा है। यूवी है, IR है, या आपकी NMR है, या आपके पास कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है, या आपकी रेडियो वेव्स है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके सोर्स पे कि इंटरेक्शन की टाइप कौन सी होगी। तो ये बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल था, मेथड था, और मैंने आपको पर्पस बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक तो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप टर्म पे गौर करें, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या मुराद है? जब हम अपने सैंपल को एटॉमिक स्टेट पे जाकर स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुराद ये है कि जब हम अपने सैंपल का एनालिसिस मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की आगे भी दो टाइप हैं, एक है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी टाइप्स हैं, यूवी विजिबल, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन। ठीक है जी, IR स्टैंड फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये सब हमारे पास किसकी टाइप्स है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अच्छा, ये जो टाइप्स है ना आपके पास 3, इसमें जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे के जो डिटेल लेक्चर्स हैं तकरीबन 11 या 12 लेक्चर वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की थी। इसमें आपको हर किस्म का डाटा मिलेगा जो यूवी विजिबल रेडिएशन से रेलिवेंट होता है। ठीक है जी, आज से जो हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस लेक्चर्स में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जब हम एनालिसिस करते हैं ना
किसी भी सैंपल का स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक को यूज़ करके, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए। अब वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो जो रिजल्ट देता है ना हमारे पास सॉल्यूशन का एनालिसिस करने के बाद, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है? बेसिकली फंडामेंटल मेजरमेंट्स ऑब्टेन्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस करने के बाद, सॉल्यूशन का एनालिसिस करने के बाद जो आपको रिजल्ट शो करवाता है, उसको बेसिकली हम स्पेक्ट्रम बोल रहे होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास स्पेक्ट्रम की भी दो टाइप है, अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रम और अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। पहले तो ना आपको ये पता हो कि अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रम या अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस किसको करेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी, अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है जी। तो अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो सेम रहता है। क्या? कि हम लाइट को सैंपल से पास करवाते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप टर्म पे गौर करें, अटामिक एब्जॉर्प्शन, यानी कि लाइट जो हमारा सैंपल है उसने कितना लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, एब्जॉर्ब किया है कितना, और फिर उसके अंदर किस टाइप का इंटरेक्शन शो हुआ है, इसको और किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये सारा काम हुआ है, इसको हम बोलते हैं अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं? लाइट को सैंपल से पास करवाते हैं, जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम डिस्कस किसको करने जा रहे हैं? अटामिक एब्जॉर्प्शन को। अब वो जो सैंपल है कितना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है, और किस टाइप का इंटरेक्शन उसने शो किया है, इसको हम स्टडी करते हैं अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। स्पेक्ट्रम हमें ये शो करवाएगा कि किस वेवलेंथ पर उस सैंपल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और वो जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटरेक्शन शो होता है लाइट का विद मैटर, यानी सैंपल के साथ, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। ये आपको एनर्जी डायग्राम में नजर भी आ रहा है। जब लाइट इस सैंपल से गुजारेंगे तो जो इसके एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। कैसे? एटम्स के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये हमारे पास किस टाइप का इंटरेक्शन शो हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन शो हुई है। तो स्पेक्ट्रम हमें ये शो करते हैं किस वेवलेंथ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर जाते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम आगे चलते हैं, अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रम या अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। इधर भी आप जरा वर्ड पे गौर करें, इमिशन यानी कि इमिटेड होने वाली लाइट। इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं कि वो कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसपे हमारे पास सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं तो वो किस वेवलेंथ पर उस लाइट को इमिट करते हैं। तो इस चीज को स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अटामिक एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो हम देखते हैं। देखें इसको, आप यहाँ से देखें, हमने लाइट को पास करवाया है सैंपल से। हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अब लाइट को सैंपल से पास करवाया, लाइट ने जितना उसको एब्जॉर्ब किया वो इधर चला गया। जब आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन को देखेंगे ना कि वो लोअर से हायर के लिए उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसको हम कहते हैं अटामिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन जब आप इस चीज को डिस्कस करते हो ना कि जब वो अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाके दोबारा वापस आता है लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम बोलेंगे अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अटामिक एब्जॉर्प्शन में आप सिर्फ किस चीज को स्टडी करते हो कि भाई सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करके गया। ठीक है, और इमिशन में आप किस चीज पर गौर करते हैं, किस चीज पर आपका फोकस होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके हैं तो जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कितनी लाइट को इमिट करता है। ठीक है, इस चीज की स्टडी को हम बोलते हैं अटामिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रम है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि किस वेवलेंथ पर हमारे पास वो इमिशन हुई थी, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर हमारे पास वो लाइट इमिट होके गई है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है लाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, वो डी एक्साइट क्यों होता है? वो हायर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद दोबारा लोअर एनर्जी लेवल की तरफ क्यों आता है? तो इसकी रीजन ये होती है, हायर एनर्जी लेवल जो आपके हैं, जैसे आपका E1 है, E2 है, ठीक है, इनमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है,
जो आपके लोअर एनर्जी लेवल है, ये जो आपकी ग्राउंड स्टेट है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली स्टेबल होता है। तो इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर हायर से लोअर की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, और स्पेक्ट्रम की टू टाइप्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंडीशंस टू स्टडी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि हमें किन किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, किन किन कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है एटॉमाइजेशन। एटॉमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सैंपल को कन्वर्ट करते हैं गैस फेज एटम्स या आयंस में। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने सैंपल को गैस फेज एटम्स या आयंस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी किसको कर रहे हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि हमारा जो सैंपल है वो इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्टेट हो। तो उसको एटॉमिक स्टेट में लाने के लिए अपने सैंपल को हम क्या करते हैं, उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं। उस प्रोसेस का नाम है एटॉमाइजेशन। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ तरीके लिखे हैं, फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क और इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, ये मेथड्स हैं कुछ जिनके ज़रिए हम अपने सैंपल को एटम्स की स्टेट में, एटम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम स्टडी कर सकें अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। ठीक है, ये इसकी रीज़न होती है। अच्छा, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ये सैंपल को एटम्स में आपने जब कन्वर्ट करना है, जिसको बेसिकली हम एटमाइजेशन बोल रहे हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो अपने सॉलिड या लिक्विड सैंपल को। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्लेम है, जब आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे तो आपको टेम्परेचर देना पड़ता है तकरीबन 1700 डिग्री सेल्सियस से लेकर तकरीबन 3150 डिग्री सेल्सियस तक। इस तरह जब आप इलेक्ट्रिक आर्क मेथड यूज़ करते हो फॉर एटमाइजेशन, तो आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो 3000 से 8000 की रेंज में। और जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क मेथड यूज़ करोगे, तब आप जो टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे वो होगा 6000 से लेके 8000 सेल्सियस की रेंज में। ठीक है, एटमाइजेशन होती क्या है, इसकी रीज़न क्या है और उसके मेथड क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने भी लिखी हैं, ये सब एटमाइजेशन से रेलिवेंट है। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि एटमाइजेशन होती क्या है, हम क्यों करते हैं, तो आपको ये जो बाकी पॉइंट्स है ये भी समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? सिर्फ हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हो। इससे क्या मुराद है? देखिए, हमने एटम हमारे अपने सैंपल को किस स्टेट में लेके आ गए हैं? एटॉमिक स्टेट में लेके आ गए हैं। और जब सैंपल एटॉमिक स्टेट में आ गया तो उसके अंदर क्या मौजूद होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो एक्साइट कर सकते हैं या वो डी एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम में सिर्फ एक्साइटेशन पॉसिबल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। एटम है ना, एटम के अंदर हमारे पास वाइब्रेशनल या रोटेशनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट यही है। तो इसकी रीज़न क्या है? मैं इन दोनों की रीज़न आपको इकट्ठी बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों पॉसिबल होती है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल एक्साइटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती है। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारा सैंपल एटॉमिक स्टेट में आ गया है। एटॉमिक स्टेट में सिर्फ आपके पास जो एक्साइटेशन पॉसिबल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल एक्साइटेशन को शो करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका सैंपल है वो मोलिकुलर स्टेट में हो। ठीक है जी, मोलिकुलर स्टेट से क्या मुराद है कि आपके जो एटम्स हैं वो बॉन्डेड हो विद अदर एटम्स के साथ। जो आपके केमिकली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, सिर्फ वो वाइब्रेशनल या रोटेशनल एक्साइटेशन को शो कर सकते हैं। आपके जो आइसोलेटेड एटम्स हैं वो कभी भी आपके पास वाइब्रेशनल या रोटेशनल एक्साइटेशन को शो नहीं करता है, वो हमेशा क्या शो करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, जो कंडीशन है वो ये है, स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ नैरो लाइंस नॉट ब्रॉड लाइन। अब इसकी भी रीज़न वही है, हम स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, एटम के स्पेक्ट्रा को। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास हमेशा नैरो लाइंस देता है। ब्रॉड लाइन किस केस में आती है? जब हम स्टडी करते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम हमारा जो सैंपल है वो मोलिकुलर स्टेट में रहता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अपने सैंपल को एटम्स की स्टेट में ले आए हैं। ठीक है, तो जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे पास नैरो लाइंस आती हैं, ब्रॉड लाइंस हमारे पास आती हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की केस में। ठीक है, अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमारे पास मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास ब्रॉड लाइंस आती हैं? तो इसकी रीज़न ये है, इन केस ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा सैंपल किस हालत में होता है? मोलिकुलर फॉर्म में होता है। और मोलिकुलर फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया कौन सी एक्साइटेशन पॉसिबल है, वाइब्रेशन भी, रोटेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास जब हम लाइट को पास करवाते हैं ना सैंपल से, इन केस ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये जो हमारे पास एक्साइटेशन लेवल्स हैं, वाइब्रेशन, रोटेशन, ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। वो जब ओवरलैप कर जाते हैं तो जो आपका स्पेक्ट्रा है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड लाइंस मिलता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल, इस वजह से आपको नैरो लाइंस मिलती है।
ना कि ब्रॉड लाइट। ठीक है जी। तो ये हमारे आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी टाइप, स्पेक्ट्रम को और इम्पोर्टेंट कंडीशंस को डिस्कस किया जो कि ज़रूरी हैं किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।